हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर पॉलिटी के हम एक नया क्विज़ लेकर आए हैं। जितने लेक्चर्स हमने कवर कर लिए उनके क्वेश्चन हम आज के लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन में देख रहे होंगे ये हम पहले ही ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज जो नए क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी हमने यहीं पर ऐड कर दिए हैं। तो लिंक इसका पूरा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे तो पहले 27 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके थे। आज आपका पार्ट 2 रहने वाला है। तो पार्ट 2 के जितने भी क्वेश्चन है एक बार अपने एंड पे आप ट्राई कर लो। अपने एंड पे ट्राई करने के बाद इस वीडियो को देखना, यहाँ से क्वेश्चन आप अपने जो भी है वेरीफाई वगैरह कर सकते हो और आंसर को वहाँ पे चेक कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पार्ट 2 की हम बात करें एमसीक्यू की। हालांकि यहाँ पर जैसे आपकी पॉलिटी खत्म होती है मैं एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को छोड़ के जितने भी क्वेश्चंस बच जाएंगे वो सब भी कवर करेंगे, तो टेंशन मत लेना। क्वेश्चन सीरीज आपकी चलती रहेगी पॉलिटी की। पार्ट 2 की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। अवर नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड ऑन। हमारा जो नेशनल फ्लैग है ये कब अडॉप्ट कर गया था, आपसे वो पूछा है। 15 अगस्त को, मतलब डेट आपसे पूछेगी कि हमारे नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट कर गया था। तो बेसिक सा क्वेश्चन, इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा। 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट करा गया था। यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होगी इसका मतलब आपको वाकई में कोई प्रॉब्लम है, अपना इलाज करवाओ। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है इसका मतलब आप जो है बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो। इतने बेसिक क्वेश्चंस भी अगर आप पे गलत हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अगर नेशनल एंथम की बात करो, नेशनल सॉन्ग की बात करो, ये कब अडॉप्ट करा गया था आपसे इस बार ये पूछा गया। तो 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट वाज, ये सभी क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। व्हाट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कंस्टिट्यूट असेंबली। कंस्टिट्यूट असेंबली की बात करें, इन्होंने अपना सिंबल किसे अडॉप्ट करा गया था। इन ऑप्शंस की बात करेंगे तो एलिफेंट को जो अपना सिंबल अडॉप्ट करा था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द कंस्टिट्यूट असेंबली। सेक्रेटरी कौन थे। अगर हम कंस्टिट्यूट असेंबली की बात करें, जो सेक्रेटरी जो असेंबली बनी थी इसके सेक्रेटरी कौन थे आपसे वो पूछा गया। बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या एच वी आर अयंगर, इनमें से कौन से। तो अयंगर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कंस्टिट्यूट असेंबली की, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे आपसे वो पूछा गया। तो उसके चेयरमैन बी आर अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारे भारत का जो संविधान बना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस पर कितने मेंबर्स ने, असेंबली के कितने मेंबर्स ने साइन किया था आपसे वो पूछा हुआ है। 284, 784, 333, टोटल कितने मेंबर्स थे वो याद है बस। तो बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कितने मेंबर्स ने वहाँ पे साइन करा था। आपसे ये नहीं पूछा गया यहाँ पे कितने मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स टोटल हुए थे जिन्होंने बनाया था। आपसे पूछा कि साइन जिस दिन करना था उस दिन वहां पर कितने मेंबर प्रेजेंट थे आपसे वो पूछा गया। तो 284 मेंबर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे कंस्टिट्यूट असेंबली के, क्योंकि एक बार कुछ टेम्पररी भी रखे गए थे ना, लेकिन यहाँ पे पूछा गया जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे कंस्टिट्यूट असेंबली के, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ड्यूरेशन क्या थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा था। 1 साल 11 महीने 28 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 364 दिन, या फिर ये इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था हमारे भारत के संविधान को बनने में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ द कंस्टिट्यूट असेंबली फॉर इंडिया। इसमें से किसने आइडिया दिया था कि भारत की कंस्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया। तो ये जो आइडिया कैबिनेट मिशन प्लान का था जो 1946 में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब कुछ हम अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स में। बस अब ये है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, बाकी सब ओके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। व्हेन डिड द कंस्टिट्यूट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो कंस्टिट्यूट असेंबली की बात करेंगे, पहली बार इन्होंने कब मीटिंग करी थी, पहली बार कब मिले थे ये आपसे वो पूछा गया। तो 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 इलेक्शंस हुए थे। उसके बाद पहली बार कब मिले थे, 9 दिसंबर 1946 को मिले थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सर्दियों के टाइम पे मिले थे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूट असेंबली। इनमें से कौन ऐसे थे जो कि कांग्रेस के मेंबर नहीं थे लेकिन वो कंस्टिट्यूट असेंबली के मेंबर थे। मतलब ये सभी के सभी कंस्टिट्यूट असेंबली के तो मेंबर थे, लेकिन इनमें से एक ऐसे थे जो कि नॉन कांग्रेस मेंबर थे, जो कांग्रेस को बिलोंग नहीं करते थे। के एम मुंशी, जे.बी. कृपलानी, बी आर अम्बेडकर, या ये क्या पूछ लिया भाई। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब बताओ देखो इनमें से कौन से आपसे पूछेगा नॉन कांग्रेस मेंबर, तो वो बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। ये कांग्रेस के मेंबर तो नहीं थे लेकिन फिर भी कंस्टिट्यूशन असेंबली का हिस्सा थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन लेकर आए थे? तो जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। हु फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रेम्ड द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बार जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, उसका ड्राफ्ट पहली बार किसने तैयार करा था? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव। ये ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी एन राव जो है इन्होंने जो है पहली बार ड्राफ्ट रखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इवन जब बी आर अम्बेडकर जी ने जब लास्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट तो आगे रखा था सबके सामने, उस टाइम भी कहा था कि इसका जो आधा से ज़्यादा क्रेडिट जो बी एन राव को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने रफ वर्क जो स्टार्टिंग में करा था उन्हीं की वजह से आगे हम सब कुछ कर पाए। तो पहली बार जो ड्राफ्ट करा था वो बी एन राव जी के द्वारा करा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, उसको एडवाइजर थे ये वाले। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स आपने देख लिया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लेकर के दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्हें 4 कंस्टिट्यूंट से इलेक्ट करना था, हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन से उठाना था। ये असेंबली जो बना रहे थे ना उसकी बात करी जा रही है। दूसरे स्टेप में कहा गया चेयरमैन और जो चेयरमैन जो थे यूनियन कमेटी के वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरे में कहा गया जो टोटल स्ट्रेंथ थी असेंबली को 389 थी। और फोर्थ में कहा गया ड्राफ्टिंग कमेटी जो है बी आर अम्बेडकर के चेयरमैनशिप के अंडर थी, उसमें 8 मेंबर्स ने साइन करा था। तो बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, आपको यहाँ पर वो बताना सही वाली स्टेटमेंट कौन सी है। तो देखो जो पहली स्टेटमेंट है कि खाली जो भी मेंबर्स वहाँ पर आएंगे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पे क्लियरली मेंशन करा हुआ था जो भी मेंबर्स आएंगे वो मुस्लिम, जो भी ब्रिटिश प्रोविंस के अंडर एरिया होते हैं, मुस्लिम को भी बिलोंग करेंगे। फिर कहा था यहाँ पे सिख को भी बिलोंग करें, तो जनरल में सब कुछ आ जाता है, तो उन सभी को भी बिलोंग करेंगे। इसका मतलब सिर्फ 4 कैटेगरीज नहीं, बाकी सब भी अलाउड थे। और जो चेयरमैन थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी की बात करेंगे, इसके जो चेयरमैन थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, इसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्ट्रेंथ 389 थी। और फोर्थ में 8 मेंबर नहीं थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर थे। इसका मतलब सिर्फ सी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, 3 ओनली। क्वेश्चन अब ऐसे क्वेश्चन नहीं लाया करो यार, अपने बार कुछ बच्चों को होता है ना कि ऐसे कैसे क्वेश्चन आ गए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं लाया करो यार। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 में कहा गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उन्हें प्रोविजनल प्रेसिडेंट इलेक्ट करा गया था इस असेंबली का। और बी में कहा गया एच सी मुखर्जी जो है उन्हें वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करा गया था। तो स्टेटमेंट कौन सी सही है? पहली सही है, पहले दूसरी दोनों सही हैं, सिर्फ दूसरी सही है, या ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है? क्या करेक्ट आंसर रहेगा? ऑप्शन रहेगा आपकी तरफ से, आपको बताना है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आपको कहा था परमानेंट तो बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन टेम्परेरी प्रोविजनल की बात करो वो एस सिन्हा थे और एच सी मुखर्जी जी को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करा गया था। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन है जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे? अब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर आपको बताया था ना, सारे उसने याद भी करवाए थे। तो इनमें से कौन मेंबर नहीं है आपको वो बताना था। तो महात्मा गांधी तो मेंबर थे ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसे इस तारीख को अडॉप्ट करा गया था, उसमें कौन सी टर्म्स नहीं थी जब अडॉप्ट करा गया था? देखो सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी तीनों टर्म्स ही नहीं थी। तो ये तीनों टर्म्स कहाँ पर देखने को मिल रही हैं? 123 ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में जो है वो डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है? ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको याद करवाए थे, सारे पार्ट्स करवाए थे आपको याद। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में डीपीएसपी का जिक्र करा गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का? वो पार्ट 4 में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो कौन से पार्ट में है? तो आपको दिख रहा होगा 18 पार्ट में है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत के बारे में कौन से पार्ट में बताया गया? तो पार्ट 9 में बताया गया है। और फंडामेंटल राइट्स के बारे में पार्ट 3 में बताया गया। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। सभी के सभी 22 पार्ट को याद करवाए थे। जो आइडिया है प्रियम्बल का वो हमने कहाँ से बारो करा था? ये बारोड फीचर्स से क्वेश्चन आया हुआ है। जो प्रियम्बल का आइडिया वो हमने कहाँ से लिया था? तो हमने यूएसए से लिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आइडिया सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से लिया था। ये आपको याद करवाया था अच्छे से, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक के सभी क्वेश्चन पर ठीक होने चाहिए, एक आध गलत हो कोई इशू नहीं है, लेकिन सभी गलत नहीं होने चाहिए। अच्छा, डीपीएसपीज हैव बीन बारोड इन, डीपीएसपीज कहाँ से बारो करे गए थे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो ये हमने आयरलैंड से लिए थे, LSDP नंबर 1 करवाया था। कंकरेंट लिस्ट का आइडिया कहाँ से लिया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया था, है ना। अच्छा, आगे चलते क्वेश्चन 26 की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिजिड है, फ्लेक्सिबल है? ना ही रिजिड ना ही फ्लेक्सिबल, ये पॉलिटी मेरी जान ले लेगी।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट टू इक्वालिटी की बात करेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में आता है। ऑप्शन आपके सामने सीधा है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। ऑप्शन सी ये हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 and 2, 1 2 3 2 3 4। सीधे सीधे पूछना यार, कैसे पूछ रहे हो ये। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपसे वो पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर आर्टिकल 14, 15, 16 इसमें है राइट टू इक्वालिटी, है ना, मतलब 14 से स्टार्ट हो रहा था, तो 14, 15, 16 उसमें आता ही है। तो ये 2 3 4 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 पे चलते हैं, 12 और 33 से डेफिनेशंस बता रहे थे ना, तो आगे 14 से स्टार्ट हो रहे थे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन इसकी बात करेंगे, ये किस में आता है आपसे वो पूछा गया है। तो ये आर्टिकल 23, 24 कवर कर रहे थे, तो 1 and 2 ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में 29 की बात करते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितने हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है? 16 चैप्टर, 22 चैप्टर, 24 चैप्टर, थैंक गॉड ऐसे ऑप्शन भी आए। तो 22 चैप्टर 22 पार्ट में डिवाइड करा हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब आपने वीडियो को शेयर करना अच्छे से, ये काम आपका भाई। अंडर विच पार्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टिकल बोल रहा हूँ, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकते हैं। हाई कोर्ट्स को रिट इशू करने की पावर कौन से आर्टिकल के अंदर दी हुई है? तो आर्टिकल 226, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में रिट की आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 32 है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6 7 8, मारो मुझे मारो, ओ भाई मुझे मारो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? कितने फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 6 पहले 7 हुआ करते हैं, हटा दिया तो अब 6 बच के, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था उसको एबॉलिश कर देता, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा? तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा उसको हटा देता, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल जो है वो अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से एबॉलिश कर देता है? ये आपको आर्टिकल्स के बाद फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ाया था, तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, लॉ क्लियर्स डाउट ट्रिक बैक को करवाई थी DOUT वाली। विच फंडामेंटल राइट, कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो 86th अमेंडमेंट के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था? कौन से अमेंडमेंट के बाद लाया गया था आपसे वो पूछा। तो राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A बाद में ऐड करा था ना, तो राइट टू एजुकेशन ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ट एंड साउल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से हैं? BR अम्बेडकर जी ने कहा था, आप सभी को याद भी होगा इसके बारे में, आर्टिकल 32। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको बताना है। डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंटेशन नहीं, ये तो गलत है ना, इस दिन अडॉप्ट करा था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, तो अडॉप्ट अगर होता तो ठीक हो जाता, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट ही सही है। सेक्युलर 42 अमेंडमेंट के बाद आया था, 42 अमेंडमेंट 1976 में, बाकी सब भी ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत थी, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। सॉवरेन इंडिया को लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको वो यहाँ पर बताना था। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, इंडिया किसी ऊपर डिपेंड नहीं होगा, कॉलोनी नहीं होगी, पार्ट अपना किसी को दे सकता है, नहीं दे सकता है, इंडिया जो बेस्ट होगी। ऑप्शन नंबर डी, इंडिया जो है वो यूएन के तो अपने इंटरनल अफेयर्स में यूएन की बातें माननी पड़ेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं। सोवरेन में, सोवरेन कंट्री का मतलब है इंडिया इंडिपेंडेंट है, अपने टेरिटरीज को दे सकता है, किसी से ले सकता है। पहले तीनों बिल्कुल सही है, चौथा बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज क्लियरली फ्रॉम द प्रेम्बल, प्रेम्बल से आपको किसके बारे में पता लगता है? डेट ऑफ एडॉप्शन के बारे में पता लगता है, बिल्कुल। आइडियल्स दैट आर टू अचीव, कौन से आइडियल्स अचीव करने, बिल्कुल। नेचर का है, स्टेट का, बिल्कुल। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, बिल्कुल। सभी चीज़ों के बारे में पता लगता है ना, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। वो टेलीग्राम हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जेके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, और कुछ क्विज वगैरह वो भी वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। करेक्ट सीक्वेंस क्या है वर्ड्स के जो प्रेम्बल में आए हुए हैं, इन सीक्वेंस को आपको बताना है, एक बार वीडियो को पॉज करके देखो और बताओ करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे क्या रहने वाली है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये करेक्ट सीक्वेंस है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। कौन सा केस जो है वो एम्फेसाइज करते हैं कि प्रेम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इनमें से कौन सा केस जोड़ डालता है कि प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? देखो, केशवनंद भारती केस की बात करें, 1 2 ऑप्शन की अगर देखोगे तो केशवनंद भारती केस बताता है हाँ प्रेम्बल हमारा पार्ट था, और LIC बताता है कि इंटीग्रल पार्ट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो सही है बिल्कुल, और 4 तो बता रहा था, बोल रहा था कि इन पार्ट है ही नहीं ये वाला, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 देखने को मिल रहा है, ये दोनों बताते हैं कि प्रेम्बल पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस करें, बाकी हिस्ट्री के क्वेश्चन का MCQ डिस्कस किए कई सारे, तो आप वो वीडियोज़ भी जाकर देख सकते हो। किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।